धन्यवाद डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ जी। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बिलासपुर द्वारा आयोजित 5 दिवसीय नेशनल ई वर्कशॉप के समापन के अवसर पर इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संबद्ध है। इस महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर आर.पी. यादव जी, इस पूरे कार्यक्रम और संस्था की पैट्रन चीफ पैट्रन प्रोफेसर डॉक्टर वंदना शर्मा जी, कहीं सुन रही हों, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर संतोष कुमार जी, प्रोफेसर डॉक्टर एस.पी. खरे जी, विशिष्ट वक्ता के रूप में संबद्ध इस कार्यक्रम में मेरे विश्वविद्यालय सहयोगी भद्र और अपने क्षेत्र के दक्ष आचार्य प्रोफेसर एस.के. बराल जी, प्रोफेसर अमर सिंह जी, मिसेज इंदिरा डी जैन जी, और अभी जो सामने स्क्रीन पर दिखलाई दे रहे हैं प्रोफेसर अश्विनी कुमार जी, डॉक्टर शाहजहां जी, डॉक्टर सुभाष जी। इसके अतिरिक्त ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर दिवांशु कुमार सिंह, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर हेमंत कुमार जी, आरंभ में जिन्होंने बहुत कुछ बताया प्रोफेसर आई.बी. महापात्र जी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्यगण डॉक्टर पी.के. गर्ग, डॉक्टर नीलमा सिंह, डॉक्टर निशा वर्मा, डॉक्टर नीत बिहारी लाल, डॉक्टर वंदना राठौर, डॉक्टर शिवम शर्मा, डॉक्टर अवतार दीक्षित, मिस्टर पी.एस. आनंद, अन्य सभी सम्मानित शिक्षकगण, शिक्षिकागण, इस प्लेटफॉर्म पर हम सबसे संबद्ध इस कार्यक्रम के प्रतिभागीगण, सहभागीगण, दृष्टागण, श्रोतागण, चाहे जिस भी विधा से आज इससे हमसे संबद्ध हैं, मुझे अतिशय प्रसन्नता है कि आप लोगों ने एक महत्वपूर्ण विषय पर 5 दिवसीय ई वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसका समापन सत्र है। और समापन सत्र में संक्षेप में ही अपनी बातें कहनी चाहिए, और इसका मूल विषय महाविद्यालयी शिक्षा को लेकर के है। हम आप सभी जानते हैं कि पहली बार एक ऐसी समग्र शिक्षा नीति बनी है जिसमें संपूर्ण ज्ञान की एकता सुनिश्चित करने का विधान है, राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने का विधान है, और एक बहुविषयक अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान के माध्यम से समाज को समृद्ध, राष्ट्र को सुदृढ़ और मानवता को सुरक्षित करने का विधान है। इसीलिए शिक्षा नीति का स्वरूप वैश्विक है और इसकी आत्मा एकात्मिक है। इस आत्मा की जो एकात्मकता है, इसमें भारतीयता का भाव प्रबल है, परिपूर्ण है। उसी भाव से यह शिक्षा नीति, इसमें यत्र तत्र सर्वत्र भारतीय चिंतन धारा, भारतीय समृद्ध चिंतन परंपरा, दर्शन परंपरा, संस्कार परंपरा का सर्वत्र समावेश है। आचार्य कुल से लेकर के जो विश्वविद्यालय रहे हैं, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उनका क्या विधान था, क्या विषय थे, क्या उनकी योजनाएं थी, सबका समावेश इस शिक्षा नीति में है। और जो हिंदुस्तान में फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन और पर्पज ऑफ एजुकेशन है, दोनों को विशेष स्थान इसमें प्राप्त है। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन अर्थात जैसा विष्णु पुराण में लिखा है, सा विद्या या विमुक्ते, विद्या वह है जो हमें वर्जनाओं से, संकीर्णताओं से, अभाव से मुक्त कर दे, और पर्पज ऑफ एजुकेशन है सर्वोन्नति, हर प्रकार से कल्याण, अभ्युदय, व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का और पूरी मानवता का। हमारी जो परंपरा रही है, शांति, सहयोग, अहिंसा, करुणा, संवेदनशीलता, यह सब कुछ इस शिक्षा नीति के माध्यम से पुनः विश्व गुरु बनकर दुनिया को दिखा सकें, ऐसी व्यवस्था इस शिक्षा नीति में है। पहली बार आरंभिक शिक्षा से लेकर के और उच्च शिक्षा तक और उसके आगे भी अनुसंधान के स्तर तक एक समन्वित अध्ययन अध्यापन का विधान है। प्राथमिक शिक्षा में स्थानीय भाषा में अंक और अक्षर ज्ञान का बोध हो, इसकी व्यवस्था की गई है। और प्राथमिक माध्यमिक सब मिलाकर 5+3+4, 5+3+3+4 का जो विधान है, इसके माध्यम से 2030 तक सकल नामांकन 100% करने की योजना है, और उच्च शिक्षा में 2035 तक सकल नामांकन 50% करने की योजना है। हम आप सभी उच्च शिक्षा से संबंधित हैं।
जिसमें महाविद्यालय और विश्वविद्यालय आते हैं। आपका जो मूल विषय है वह महाविद्यालय से संबंधित है। इसमें चर्चा थोड़ी देर बात करते हैं। आरंभिक कुछ सूत्र वाक्य जो इस शिक्षा नीति के हैं उस पर विचार कर लें। पहली बार शिक्षा नीति में मल्टीपल एंट्री एग्जिट व्यवस्था दी गई है। 3 वर्षीय अथवा 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में विशेष करके 3 में ही एक विद्यार्थी को या जिज्ञासु को 1 साल अध्ययन करने के बाद सर्टिफिकेट डिग्री, 2 साल अध्ययन करने के बाद डिप्लोमा डिग्री और 3 साल अध्ययन करने के बाद स्नातक की डिग्री देने की व्यवस्था है। और इन तीनों के माध्यम से वह अपने अपने क्षेत्र में जिसमें वह दक्ष हो, पारंगत हो, निपुण हो, उसमें आजीविका का साधन प्राप्त कर सकता है। पहली बार विषय और व्यवसाय दोनों के चयन और दोनों में उन्नयन की व्यवस्था की गई है। अब विद्यार्थी के सामने सब विषय समूह नहीं होंगे, विद्यार्थी के सामने बहुत सारे विषय होंगे जिसमें से अपनी रुचि के हिसाब से वह विषय ले सकेगा। अर्थात विज्ञान का विद्यार्थी जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है साथ में म्यूजिक पढ़ सकता है, जो म्यूजिक और परफॉर्मिंग आर्ट्स पढ़ना चाहता है, राजनीति पढ़ना चाहता है, वो इंजीनियरिंग का कोई विषय ले सकता है। अर्थात अब यह छूट विद्यार्थी को होगी, केवल अध्ययन में ही नहीं, विषयों के चयन में ही नहीं, सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद वह जो नौकरी करना चाहता है करे। 1 साल 2 साल नौकरी करने के बाद वो वापस आए, उसे लगता है कि डिप्लोमा के बाद अच्छी नौकरी मिल जाएगी, डिप्लोमा कर ले, फिर दूसरी नौकरी में चला जाए। 1-2 साल नौकरी करने के बाद फिर लगता है कि नहीं, अब स्नातक की डिग्री से और अच्छी नौकरी मिल जाएगी, आके वो पुनः अध्ययन कर सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में उसके अध्ययन को बाधित खंडित नहीं माना जाएगा। उसके जो क्रेडिट होंगे पहले साल के अथवा दूसरे साल के अथवा दोनों साल के, ये आगे की शिक्षा में जुड़ जाएगा। ये एक विशेष व्यवस्था पहली बार शिक्षा प्रणाली में की गई है। जिन्हें और आगे पढ़ना है, जो 3 वर्षीय पाठ्यक्रम करेंगे स्नातक कोर्स का, उन्हें 2 साल का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और फिर सीधे अनुसंधान में प्रवेश। जो 4 साल का स्नातक पाठ्यक्रम करते हैं उन्हें 1 साल और पढ़ना होगा, फिर सीधे रिसर्च में। यह जो व्यवस्था है इसे क्वालिटी एजुकेशन कहते हैं। क्वालिटी एजुकेशन की व्यवस्था कॉलेज और विश्वविद्यालय दोनों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि यह मान्यता है इस शिक्षा नीति में कि क्वालिटी एजुकेशन के माध्यम से ही जितना शिक्षा के लक्ष्य हैं, देश के लक्ष्य हैं, समाज के लक्ष्य हैं, उन्हें पूरा किया जा सकता है। लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और जो ज्ञान समाज है उसमें सबसे आगे का समाज अर्थात ज्ञान लोक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र या भारत बने, ये शिक्षा नीति का लक्ष्य है। इसलिए शिक्षा गुणवत्ता परक होनी चाहिए, अनुसंधान गुणवत्ता परक होना चाहिए, और इन सभी का विधान विश्वविद्यालय में तो है ही। महाविद्यालय को भी गुणवत्ता परक शिक्षा देना है, इसकी बात इस नई शिक्षा नीति में की गई है कि आने वाले 15 वर्षों में जो एफिलिएशन ऑफ कॉलेजेज है, संबद्धता देने का विधान, यह लगभग समाप्त हो जाएगा। जो कॉलेज रहेंगे वह या तो स्वायत्त कॉलेज होंगे अथवा कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज होंगे। इसके लिए जो महाविद्यालय हैं उनको बहुत आगे जाना पड़ेगा। उनकी 4 प्रकार की तैयारियां निर्दिष्ट हैं इस शिक्षा नीति में, जिस पर आपसे मुझे चर्चा करनी है। पहली रेडीनेस है इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस, जिसे कहते हैं कि संस्था कितनी तैयार है स्वायत्त बनने के लिए या कॉन्स्टिट्यूएंट बनने के लिए। जो संस्था कॉन्स्टिट्यूएंट बन जाएगी अथवा ऑटोनोमस बनेगी, वह केवल पढ़ाने तक ही सीमित नहीं रहेगी, किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध होकर आगे बढ़ने तक ही उसका लक्ष्य नहीं होगा। और जब स्वयं ऑटोनोमस हो जाएगा तो अपने स्तर से डिग्री देने के लिए ऐसे कॉलेज अधिकृत हो जाएंगे। तो कॉलेजों के उन्नयन की सम्यक व्यवस्था पहली बार शिक्षा नीति में की गई है, और इसके लिए जो मैंने बताया कि 4 प्रकार के रेडीनेस चाहिए। इंस्टीट्यूशन कितना तैयार है, अर्थात उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसके रिसोर्सेज कैसे हैं, वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों की अभिरुचि कैसी है, और वहाँ टीचर्स कैसे हैं, विशेषकर इंफ्रास्ट्रक्चर। आज हम ब्लेंडेड मोड से अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया से संबद्ध हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ना और भारत को महानतम राष्ट्र के रूप में स्थापित करना, और माननीय शिक्षा मंत्री जी इसके लिए शिक्षा को सबसे सशक्त आवश्यक माध्यम मानते हैं।
और इसलिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसमें ब्लेंडेड मोड का विशेष विधान होगा। अच्छे क्लासरूम के साथ ही साथ स्मार्ट क्लास और वर्चुअल क्लासरूम होंगे, जिससे कि दूरस्थ अंचल में बैठा हुआ विद्यार्थी हमारे महाविद्यालय से ही शिक्षा प्राप्त कर सके। साथ ही रिसोर्सेज पर ध्यान देना है, एनर्जी रिसोर्सेज कैसे हैं, वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत पर ध्यान देना है, वाटर रिसोर्स पर जो प्राकृतिक जल है इसका संरक्षण करना है, प्रकृति के समीप रहें इसलिए अच्छी हरियाली भी उस महाविद्यालय में होनी चाहिए। ये सब संसाधन हैं और धीरे धीरे आय के स्रोत भी बढ़ाना है। संख्या समय के साथ बढ़ती हुई 3000 तक ले जाना है, अर्थात संख्या में विकास करना है तभी होगा जब इंस्टीट्यूशन पर्याप्त सुविधाएं विद्यार्थियों को दे। दूसरा रेडीनेस है जिसे फैकल्टी रेडीनेस कहते हैं, कि हमारे टीचर्स कितने तैयार हैं संस्था को आगे बढ़ाने के लिए और जो नई शिक्षा नीति है इसे लागू करने के लिए। इसके लिए आवश्यक है कि कंप्यूटर से यूज टू हो जाएं, इंटरनेट का प्रयोग तो अब सभी कर रहे हैं और तेज़ गति से इसका प्रयोग करें। जो यूजीसी पोर्टल हैं, शिक्षा मंत्रालय के पोर्टल हैं, उसका अधिक से अधिक प्रयोग करें और उससे अपने विद्यार्थियों को अधिक से अधिक अवगत कराएं। इसे फैकल्टी रेडनेस कहते हैं, जो इस शिक्षा नीति के अंदर निहित भाव को समझें, मानविकी, कला, विज्ञान, स्पोर्ट्स सब के बारे में अच्छी जानकारी रखें। जो स्थानीय ज्ञान है, आंचलिक ज्ञान है, लोक विद्या है, इसके बारे में उनकी अच्छी जानकारी और तैयारी होनी चाहिए। इसे फैकल्टी रेडनेस के नाम से हम लोग कहते हैं। एक रेडनेस है जिसे स्टूडेंट रेडीनेस कहते हैं, कि विद्यार्थी अपने संस्थान को कितना आगे ले जाना चाहता है और अपने संस्थान से कितना दीक्षित होकर आगे बढ़ना चाहता है। क्योंकि हम शिक्षा के माध्यम से केवल वर्तमान को ही सुदृढ़ नहीं करते हैं, भविष्य के रचनाकार की रचना करते हैं और विद्यार्थी आगे चलकर जीवन के हर क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता बने, इसका हम विधान करते हैं। इसलिए स्टूडेंट रेडनेस बहुत आवश्यक है और इसके लिए 3 बातों का ध्यान रखना होगा कि बच्चे में क्यूरियासिटी हो, जिज्ञासा, विषय के प्रति, लक्ष्य के प्रति और पूरी अपनी अध्यापन यात्रा के प्रति, अध्ययन यात्रा के प्रति, अर्थात अपने अधीत काल में वह कितना ज़्यादा सतर्क है और सक्रिय है, इसे क्यूरियासिटी कहते हैं। दूसरा है क्रिएटिविटी, कि उसके अंदर रचनात्मक भाव आने चाहिए। वस्तुतः वही भाव मान्य है जो रचनात्मक हो, जिससे परिवार, समाज और राष्ट्र का उन्नयन हो और अंततः मानवता का कल्याण हो। और तीसरी महत्वपूर्ण बात स्टूडेंट रेडनेस के लिए है कमिटमेंट। जो विद्यालय में आता है विद्यार्थी वो कमिटेड होना चाहिए पढ़ने के लिए और पढ़कर आगे बढ़ने के लिए। ये 3 चीज़ें विद्यार्थी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। और चौथी रेडीनेस है जो आप लोगों ने अपने पैम्पलेट में भी लगा रखा है, लाइब्रेरी रेडीनेस, कि आपका पुस्तकालय कितना समृद्ध है और कितना तैयार है, वहाँ ई लर्निंग के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था है, कितनी अच्छी किताबें हैं। अब तो डिजिटल लाइब्रेरी भी हो गई है, दुनिया के अन्य पुस्तकालयों से किस तरह का इसका संबंध है, यह सारी तैयारी जब मिलती है तो इसे ई लर्निंग के लिए एक सक्षम व्यवस्था कहते हैं और लाइब्रेरी की रेडीनेस कहते हैं। तो इसके माध्यम से जो आजकल इंटरनेट है, जहाँ जहाँ पुस्तकालय है, इससे जुड़ जाना। और आजकल रिसोर्सेज भी ई रिसोर्सेज हो गए हैं, बहुत सारी किताबें, ई बुक्स हैं, ई जर्नल्स हैं, उससे किस तरह से हमारा पुस्तकालय समृद्ध है इस पर विचार करना है। साथ ही अब यह भी देखना है कि हम टाई अप करें अच्छे शिक्षण संस्थानों से, इंडस्ट्रीज से। एकेडमिया इंडस्ट्री टाई अप होने से जो बच्चे हैं उन्हें रोजगार के अवसर भी मिलते हैं, उनको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है, निरंतर नवीनीकरण होता रहता है, ज्ञान का विस्तार होता रहता है। जो वोकेशनल एजुकेशन है, डिस्टेंस एजुकेशन है, इसके बारे में भी इस महाविद्यालय को, जो भी महाविद्यालय हैं उनको ध्यान रखना है, क्योंकि अंततः तो यही होना है कि विद्यार्थी हमारे यहाँ से पढ़ करके जाए तो उसके सामने आजीविका का कोई संकट ना हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इतनी बातों का ध्यान अगर रखा जाए तो जो महाविद्यालय हैं आने वाले दिनों में वो ऑटोनोमस कॉलेज बनेंगे और स्वयं डिग्री देने के लिए अधिकृत हो जाएंगे। इस शिक्षण व्यवस्था को इस माध्यम से जितने मैंने तैयारियां बताई, तैयारी होने के बाद जो शिक्षा नीति का भाव है,
कि इसमें एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, इसका विस्तार दूरस्थ अंचल तक हो जाए। ब्लेंडेड मोड का यह फायदा है कि उस क्षेत्र तक, उन लोगों तक शिक्षा पहुंच जाएगी जिन्हें अभी तक शिक्षा के इस परंपरा में आने का अवसर नहीं मिला था। एफोर्डेबिलिटी होगी, शिक्षा महंगी नहीं होगी, सबके लिए वहनीय होगी, और इसमें अकाउंटेबिलिटी के लिए भी स्थान है कि हर व्यक्ति अपने दायित्व के प्रति अकाउंटेबल होगा, उत्तरदायी होगा, क्योंकि शिक्षा नीति का भाव है कि हम राष्ट्र को समुन्नत राष्ट्र बनाएं। आप लोगों ने जो 5 दिन का वर्कशॉप किया है, निश्चित रूप से इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें आई होंगी, आप लोगों ने सीखा होगा। आगे जो विशिष्ट वक्ता हैं, इनके द्वारा भी आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, और इस जानकारी के माध्यम से जो विशेष भाव है शिक्षा नीति का, नैतिकता और संवैधानिक मूल्यों का समावेश हो इस देश के विद्यार्थियों में, जिज्ञासुओं में, इस देश के निवासियों में, सभी के लिए है कि सहानुभूति हो, दूसरे के प्रति सम्मान हो, नैतिकता हो, शिष्टाचार हो, लोकतांत्रिक भावना पर्याप्त हो, वैज्ञानिक प्रवृत्ति हो, समानता और न्याय का भाव हो। ऐसा सब करके ही हम शिक्षा नीति के लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे। इसके लिए महाविद्यालयों को ध्यान रखना है कि नीति हमारे सामने है, अब इसके क्रियान्वयन की रणनीति बनानी है, इसके लिए समय तय करना है, रोड मैप बनाना है, और फिर संसाधनों को ध्यान में रखते हुए इसे क्रमशः लागू करना है। हम सभी शिक्षा क्षेत्र में हैं, आप लोगों ने एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की, इसके लिए आप सबको बधाई। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि भारत को स्वच्छ, स्वस्थ, समर्थ, संपन्न, समृद्ध और ज्ञान लोक की महानतम शक्ति बनाने में अपना योगदान करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।